उनको भी ठंड लगी है, बोलता है उसका। क्या करा है तुम लोगों ने? चलो डिवीजन करते हैं। CO3 वैलेंसी वेक्टर बता दो अलग-अलग रिएक्शन में। वैलेंसी वेक्टर अलग-अलग रिएक्शन में अगर आपने नोट्स रिवाइज करे तो यहाँ पे ये रिएक्शन 1 है और रिएक्शन 2 है। ये साफ है। बताओ पहले में एक ही सोडियम रिप्लेस हो रहा है तो पहले के लिए वैलेंसी वेक्टर हमारा 1, दूसरे में दोनों सोडियम हो गए तो वैलेंसी वेक्टर 2 आ गया। कार्तिकेय ठीक है। NaOH प्लस H2SO4 मान लीजिए कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है? कंप्लीट रिएक्शन हो रही है तो बताइए वैलेंसी वेक्टर क्या होगा? कंप्लीट हो रही है तो इसके दोनों के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। इसके वैलेंसी वेक्टर कितने आएगी? 2 और इसके एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसके वैलेंसी वेक्टर 1। क्लियर हुआ? दिनेश सर आपने ऐसा क्यों लिखा था? NaOH 1 है अभी भी तो लिखा है। नहीं Na में अकेला मतलब H2SO बहुत ज्यादा कितने हैं ना? H2SO4 डिपेंड करता है अगर वहां पे अकेला लिख दूं तो कितना हाइड्रोजन है इसमें? वैलेंसी वेक्टर 2। यहाँ पे रिएक्शन में सारे जा रहे हैं। मान लीजिए ये Na2SO4 बन रहा है, दोनों हाइड्रोजन चले गए तो वैलेंसी वेक्टर 2। अगर एक हाइड्रोजन आता तो वैलेंसी वेक्टर 1। जैसे एक और रिएक्शन होती है प्रोडक्ट ऐसे बनता NaHSO4 तो वैलेंसी वेक्टर कितना होता है? 1 क्योंकि एक हाइड्रोजन जा रहा है इसका। अकेला है उसमें भी देखो। हाँ हाँ अलग अलग लिखवानी है लाइन उसे पढ़ना है ना। जैसे मैंने एसिड बेस में लिखवाई है एसिड के लिए जितने H+ निकल जाए, बेस के लिए जितने OH निकल जाए, है ना, ये सब लिखवाया होगा देखना उसे। वैलेंसी फैक्टर इन वैलेंसी फैक्टर रिडॉक्स में करवा दिया था हेडिंग, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं करवा दिया। लास्ट टॉपिक देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखवाया था, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर निकालना है। कोई एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि Br2, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला होता है वैलेंसी फैक्टर का N1 into N2 N1 plus N2। कभी काम नहीं आएगा पर ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीजें चली जाएंगी तो कोई बुराई नहीं है। मतलब आपके लेवल पे बहुत कम रिएक्शन देता है, आ गया तो बुरे दिन में तो कोई भरोसा नहीं। Br2 मान लीजिए Br नेगेटिव में जा रहा है, किसमें जा रहा है? Br नेगेटिव में जा रहा है और BrO3 नेगेटिव में जा रहा है, ओके। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, एक बंदे का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहां से यहां पे क्या हो रहा है? यहां से यहां तक रिडक्शन। वैलेंसी वेक्टर कितने का चेंज आ रहा है? 1 का चेंज आ रहा है। कितने हैं ये? अरे ये कितने हैं? 2 है। एक में 1 का चेंज आ रहा है तो 2 में जाएगा 1 into 2, ठीक है। दूसरे में चेक करो 0 से कितने? Br में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5, तो एक में कितने का जा रहा है? 5 का, तो दूसरे में कितना जाएगा? 10 का। वैलेंसी वेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? 2 into 10, 2 + 10 20 12 5 और 3,
अगर आपसे यहाँ से इक्विवेलेंट वेट निकाल ले कोई तो आप क्या करोगे, इसका मोलर वेट ऑफ Br2 का मोलर वेट डिवाइड बाय 5/3 बैलेंसिंग फैक्टर से, ठीक है। हाँ इक्विवेलेंट वेट। नहीं इधर बैठ जाओ ना, अपने दोनों के बीच में तीसरे को नहीं आने दो। गहरा प्यार आपका। अरे हिमांशु दुबे जी, आवाज आ रही है मेरी? ये तो बस मन मर्जी से आता है चला जाता है। दुबे जी का है। दुबे जी आ गए घर में यहाँ कि नहीं, या फिर घर पे ही वहां पे हो? आ गए यहाँ पे। ऑफलाइन क्यों नहीं ले रहे फिर? मेरा मन है ऐसे बोलना। डोंट वरी सबका दिन आएगा, एग्जाम ही आएगा ना। आ गया था, अभी नोटिफिकेशन नहीं है। सर कल को बता दिया उन्होंने 5 अप्रैल में। किसने? अभी देखो उस पर किसने बताया? उसका है न्यूज़ में। आप देख लो ना सर, उस पर बता ये फिक्स नहीं है, बोल रहे हैं कि मतलब लगभग नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज करी है आईडी में। हां सर, वेबसाइट पे जाके देख लो सर। आईडी की वेबसाइट में। हां देखा आप लोगों ने? अभी तो देखा या किसी की न्यूज़ बता रहे हो? उसकी देख लो ना सर, देख लो सर। चलो मैं चेक कर लूंगा। पहले फरवरी मार्च, नहीं मतलब बता रहे हैं कि हो सकते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल की महीने ले लिए। 4 है सर, लगभग 4 होगा। देखो सर, देखो हाँ सर, 80 होते कर सकता है। कोई तो बोल रहा हूँ सर, फरवरी मार्च अप्रैल और मई कर सकता है। ये 4 क्यों दे रहा है? तो 4 अटेम्प्ट होते हैं ना सर। सही है। अभी तो आप सोच रहे हैं कि अप्रैल में जाके कराएंगे। नहीं सर फरवरी का पेपर सरल आता है सर हमारे। ठीक है फरवरी दे देना यार, हमारा मैं तो फरवरी के बाद से लेके चलूंगा। मैं भी लेके चलता हूँ। मतलब मेरा क्या स्टार्ट होगा फिर वापस से हैं? ऐसे 11 खत्म हो जाएगा। 12th पढ़ोगे? 12 तो बस सर बोल रहे हैं ये वापस से जाएंगे देख सकते हैं। कौन बोल रहा है? सर 12 में 11 अरे रिपीट कर लेना एक साल, क्या दिक्कत है? मेरा भी तो पेपर हुआ सर। कौन सा पेपर? बोर्ड वाले सर 12th में? नहीं सितंबर में। ट्वेल्थ के साथ कोई इस अगले साल होगा आपका पेपर। 2022 में होगा। 2 बार तैयारी कर चुके होगे तब तक अपने पेपर किया। 2022 में हुआ मेरा। 23 में सर 22 में हुआ सितंबर में। 12 में से पढ़ना होगा। बिल्कुल पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, टेस्ट पढ़ेगा। अरे यार कोई बैच बन जाएगा तो अलग कर देंगे। बिल्कुल पढ़ेगा यार, वो तो तुम्हारे चक्कर में से दे दिया कोई हिंदी मीडियम का बैच। हाँ नहीं मैं अकेला थोड़ी ना पढ़ाता हूँ मैं तो। अच्छा हाँ ध्यान नहीं रहा, देखो बंदी है तो 2 महीने का गाइडलाइन बता दिया गया है ताकि अभी और बच्चे आएंगे तो उनके साथ पढ़ोगे। सब ना लाए थे, देख लो कितने मौजूद है। पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइट्रेशन। सर इसकी हमने फिर हाँ अरे लिख लो पहले भी टॉपिक पढ़ लो। इतने क्वेश्चन करवा रहा हूँ बैलेंसिंग में, हर टॉपिक में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बुकलेट की भी जरूरत है। हां सर ये क्या है? पहले उसे तो लिख दो। टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन टाइट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी कोई चीज मैं आपको दे दूं, जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब में HCl भर के दे दूं और आपको पता लगाना है कि HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, मोलरता कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सिंपल सी लाइन है, टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन of
अननोन कंपाउंड, किसी भी अननोन जिसके बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में कंसंट्रेशन देख रहे हैं, तो डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। और हिंदी में लिखने की कोशिश करेंगे तो दिए गए सब्सटेंस या यौगिक की कंसंट्रेशन निकालना है हमें। तो डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन कंपाउंड, किसकी हेल्प से निकालेंगे या क्या प्रोसीजर होता है ये देखिए, ठीक है। जैसे कि जो हम लैब में कितने टाइप ऑफ टाइट्रेशन होती है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन दो टाइप की होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ये आपको मैं आयनिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी इंट्रो दे देता हूं। नंबर 2 रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये हम इस चैप्टर में ओके। क्या हेडिंग जो लिखता है सब करके रहो। एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन सपोज कीजिए, देखिए एक बीकर में ये एपरेटस कैसे होता है, ये स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड में क्लैंप होती है और यहां पे एक ट्यूब है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे नॉब होता है और यहाँ पे वॉल्यूम लिखा रहता है, क्या वॉल्यूम लिखा रहता है, इसे कहते हैं हम लोग स्टैंड, इसे कहते हैं हम लोग ब्यूरेट, क्या कहते हैं ब्यूरेट हो गया। अब एसिड बेस टाइट्रेशन है, मान लीजिए मैं आपको दे दूं 10 ml किसी बीकर में 10 ml HCl दे दूं, 10 ml HCl दे दूं, सिर्फ आपको उसका वॉल्यूम पता है और कुछ नहीं पता, इसमें क्या है 10 ml HCl, 10 ml HCl इसमें, अब मैंने 10 ml HCl इसमें डाल दिया है, अब मैं इसके ऊपर और इस ब्यूरेट में कोई सॉल्यूशन भर दूं, इसके अपोजिट अगर मैं इसमें NaOH भर दूं, यहाँ पे भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 50 ml या 100 ml लिखा हुआ ब्यूरेट में, तो आपको पता चलता रहेगा, नॉब खोलोगे ऐसे, नॉब खोलोगे जितना जा रहा आप कह सकते हो 10 ml चला गया, 5 ml चला गया, 4 ml चला गया, ओके। अब एसिड बेस की रिएक्शन होगी स्टार्ट होगी, तो एक पॉइंट आएगा जहां पे सारा जो HCl है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिड बेस से रिएक्शन से pH 7 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। वो पॉइंट आप कैसे पहचानोगे, वो पॉइंट पहचानने के लिए आप क्या करते हो, फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर डाल देते हो, क्या डालते हो फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर। और फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर में क्या काम है, ये HCl प्लस 2 ड्रॉप मैंने क्या डाल दिया है फिनॉक्सिलिन, फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर डाल देते हैं, वैसे ये कलरलेस होता है, क्या होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन जब आपका जो सॉल्यूशन है अगर ये सॉल्यूशन बेसिक मीडियम हो जाए, कैसा हो जाए बेसिक मीडियम हो जाए, तो ये कलर कैसा दिखाता है पिंक दिखाएगा। अब मान लीजिए मैं ड्रॉप डालता जा रहा हूं, तो अब ये रिएक्शन साथ के साथ होती जा रही है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो अब pH कैसा आ जाएगा, अभी अगर HCl का तो pH 2 या pH 3 का, NaOH डालते ही pH कहां जाएगा, 0 की तरफ जा रहा है, pH 0 की तरफ जा रहा है। अब जैसे pH 0 की तरफ आ गया कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने एक बूंद NaOH की एक बूंद एक्स्ट्रा डाल दी तो वो सॉल्यूशन बेसिक बन जाएगा, और बेसिक बनते ही कौन तैयार खड़ा है फिनॉक्सिलिन, और झट से आपको कलर देगा पिंक, और वहां पे आप नॉब स्टॉप कर दो, वहां पे आप नॉब को स्टॉप कर दो। मान लीजिए कि 10 ml HCl था, इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता है, M1 कर देते हैं, ठीक है, लेकिन
जो ब्यूरेट में भर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन तो पता होगी, तो हमने अपने हाथ से बनाया हुआ है, ठीक है। उसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए, कंसंट्रेशन कितनी, NaOH की 1 मोलैरिटी बनाई है मैंने, 1 मोलैरिटी बनाई है, और मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि मेरा यहाँ से लेकर कितना ml यूज हुआ है NaOH। मैं कह देता हूँ मान लीजिए 10 ml NaOH यूज हुआ है। NaOH कितना यूज हुआ है, वॉल्यूम 10 ml यूज हुआ है, 10 ml यूज हुआ है। तो मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ फॉर्मूले से, M1V1 M2V2, याद आया, M1V1 M2V2। तो यहाँ से 10 into 1 और ये 10 into 1, तो सब कटने के बाद आओ ये मोलैरिटी थी, तो M की वैल्यू कितनी आई 1। तो इससे मुझे पता चल गया कि HCl की कंसंट्रेशन कितनी है 1। आया समझ में थोड़ा बहुत, फिर से बता देता हूँ। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम अननोन कंपाउंड की क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ निकालते हैं, हमें पता लगाना है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये टाइट्रेशन का प्रोसेस है, जिस कंपाउंड की कंसंट्रेशन पता लगानी होती है उसे हम नीचे रखते हैं, ठीक है। जो NaOH है इसे कहते हैं हम लोग टाइट्रेंट, क्या कहते हैं, टाइट्रेंट। और जो HCl है इसे नीचे रख रहे हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग एनालाइट या फिर टाइट्रेट, एनालाइट या फिर टाइट्रेट नीचे रख लिया हमने। मुझे NaOH के बारे में सब कुछ पता है, NaOH के बारे में सब कुछ पता है, वॉल्यूम मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और HCl का भी आप वॉल्यूम तो गिन ही सकते हो कि भाई मैं ब्यूरेट में 10 ml डाल रहा हूँ, 15 ml लिया है, मुझे कंसंट्रेशन नहीं पता लेकिन वॉल्यूम तो पता है, ठीक है। NaOH को मैंने खुद बनाया है तो मुझे पता है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो मैंने यहाँ पे डाला, टाइट्रेशन होने लगी। जैसे टाइट्रेशन होगी मैंने इंडिकेटर डाल रखा है, फिनोल्फिलीन इंडिकेटर डाल रखा है कि जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा फिनोल्फिलीन तुरंत पिंक कलर देगा। तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी ज्यादा ड्रॉप ना जाए NaOH की, वरना हमारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो हम जैसे बिल्कुल लाइट कलर का पिंक आता है, जैसे ही हल्का सा पिंक आता है एक उसे ड्रॉप बंद कर देते हैं, फिर उसे हिला देते हैं ऐसे टेस्ट ट्यूब, उसे बीकर को, इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, ऐसे हिला देते हैं। अगर वो पिंक कलर तुरंत गायब हो गया इसका मतलब वो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, फिर से भरना चालू कर देते हैं, वो एक एक ड्रॉप 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 है। जब फिर जैसे ही पिंक कलर आ जाए तुरंत उसे हिला के देखो वो नहीं गायब हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब उस पॉइंट को जहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग एंड पॉइंट या फिर इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तुल्यांकी बिंदु या फिर एंड पॉइंट आ गया कि भैया अब यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं ना एसिड बेस की रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा बहुत समझ में आया हैं? हाँ भाई HCl की कंसंट्रेशन निकालनी तो NaOH कुछ भी भर सकते हो, हाँ मुझे HCl की सांद्रता निकालनी थी, नहीं इसमें मैंने 2 ड्रॉप वो भी डाली है ना, हाँ कलर इसका कोई रिएक्शन से लेना देना नहीं, ये सब 11th 12th में होती है टाइट्रेशन, बस वो तो आपने करी नहीं है तो फिर आपको भी समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में समझा दिया है ताकि आपको पता लगे कि टाइट्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब होता क्या है इसे नोट करो फिर बताओ, इसे नोट करो अगर करना है तो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, बना लो यार डायग्राम, कभी समझ में आ जाए टाइट्रेशन क्या होता है, जल्दी से लेके बहुत तेजी से। डायग्राम क्या है, ये सब तो हम लोगों ने करा है, तुम भी करते हो, तो फिर डायग्राम को डिटेल में तुमने करा नहीं है तो फिर एक एक्सपेरिमेंट YouTube में देख लेना, टाइट्रेशन ऑफ NaOH वर्सेस HCl। हैं क्या कह रहे हैं, अनुमापन की विधि, हाँ सांद्रता निकालनी है किसी अननोन कंपाउंड की, वैसे मैं HCl दे दूं आपको तो उसकी सांद्रता वैसे निकाल सकते हैं क्या, टाइट्रेशन से ही निकालेंगे, ओके। पीएच से भी तो निकाल सकते हैं वैसे HCl की सांद्रता, अगर उसका पीएच पता चल जाए, पीएच से H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, और जितनी H+ की आएगी उतनी HCl की आएगी, तो भाई इसे स्टैंड कहते हैं, इसे ब्यूरेट कहते हैं, उसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, ठीक है। और
यहाँ पे थोड़ा सा ताकि ये टिक जाए, इसे कहते हैं हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या कहते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क। तरीके के जग है, एक तरीके से जिस जैसे पानी पीना चाहिए आपकी मर्जी। अरे राउंड बॉटम फ्लास्क, ये तो सिंपल सा काफी लगा। ये ब्यूरेट जो है कम से कम इतनी लंबी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक हाथ है। जब हाँ लिख लो समझने के लिए, एसिड बेस टाइट्रेशन है ये। मैं आपको इसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं यहाँ तो करके दिखा दिए। आगे दो तरीके की कैलकुलेशन होती है कई, ठीक है, वहां पे हम लोग आयनिक गिरिया तब आपको चालू कराऊंगा, तब आपको पढ़ाऊंगा। Might be possible, कुछ नहीं अब देखो, तो यहां से जो NaOH है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, NaOH की कंसंट्रेशन हमें पता है। अगर मुझे बताना है वन मोलरिटी का सॉल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, वन मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है मुझे, और बनाना है मुझे 20 ml, तो आप कैसे बनाओगे? कितने ग्राम NaOH डालने की जरूरत पड़ेगी? तो इतना बताओ दिनेश। क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है, जैसे NaOH बनाया मैंने, सांद्रता क्या बनाई? NaOH वन मोलरता बनाई, मैंने बनाया होगा लैब में। अब आपको बनाना है, तो लैब में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी में NaOH कैसे छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, क्या आते हैं? पैलेट्स आते हैं NaOH के छोटे छोटे, देखिए तो फिर क्या सबको क्या पता चल रहा है? पता चल जाएगा, क्योंकि जो अभी ये क्वेश्चन पूछूंगा तो पता चल जाएगा। सर देखिए होंगे सर, मैं गया देखिए NaOH ही पैलेट्स होते हैं, उसे पानी में डालोगे तो कितने ग्राम वजन करके डालोगे, मुझे ये बताओ जरा जल्दी से। अगर मुझे कंसंट्रेशन बनानी है 1 ml और वॉल्यूम बनाना है 500 ml, आधा लीटर बनाना है ताकि तुम सबके लिए हो जाए। मतलब आप लोग वैसे बनाते कम से कम 2-3 लीटर बनाते हैं, क्योंकि एक बंदा ये जो रीडिंग होती है, मैंने एक बार लिया 10 ml, ये रीडिंग ली थी ना, ये टेबल बनाते हैं, 3 रीडिंग लेते हैं, कितने लेते हैं? 3 रीडिंग लेते हैं, और तीनों में हर बार वॉल्यूम को फिर एवरेज लेके कैलकुलेशन करते हैं, आगे करके बताया जाएगा। मान लीजिए 500 ml बनाना है, तो बताइए कितने ग्राम NaOH डालूं 500 ml पानी में, और सांद्रता कितनी रखनी है? 1 मोलर। कम ऑन यार, मैं इक्विवेलेंट कांसेप्ट पढ़ा रहा हूं, यहाँ मोल कांसेप्ट नहीं आता लोगों को। भाई बताओ कितने ग्राम NaOH डालूं? 500 ग्राम। जाप से उम्मीद है यार। सांद्रता दे रखी है मैंने 1 मोलरिटी, ठीक है। 1 मोलरिटी का मतलब होता है 1 मोल 1 लीटर में, यही है 1 मोलरिटी का मतलब, ठीक है। हमें क्या, मुझे ग्राम नहीं पता ना, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? दिया हुआ मास अपॉन में मोलर मास, तो मोलरिटी का फॉर्मूला ये, और गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम कितना है? 500 ml। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। ये ml में है तो 1000 कर लो, ओके। ये मोलरिटी 1 है, 1 की वैल्यू यहां रख दी। गिवन मास, यही तो मुझे निकालना है, कितना वजन निकालना है, तो ये x कर लो। मोलर मास NaOH का कितना होगा? 23 16 1 37 9 10 40 इंटू 500, और ये 1000। x की वैल्यू 20 ग्राम लेनी पड़ेगी, NaOH
20 ग्राम लेना पड़ेगा। क्या था इसमें? 20 ग्राम NaOH वजन करके 500 ml पानी में डाल दो, कंसंट्रेशन ही बन जाएगी। ठीक है, अब इसे कहते हैं हम लोग जो NaOH जो आप जिसे टाइट्रेशन जिसे कर रहे हो, जिस सॉल्यूशन से ड्यूरेट में डाल रहे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइट्रेंट। क्या कहते हैं? टाइट्रेंट। दो टाइप के टाइट्रेंट होते हैं आपके। कितने टाइप के होते हैं टाइट्रेंट? दो टाइप के टाइट्रेंट होते हैं। एक होते हैं जिनका वजन आसानी से कर सकते हैं, एक होते हैं जिनका वजन आप आसानी से कर सकते हो, और एक होता है जिनका वजन आप आसानी से नहीं कर सकते। तो अब NaOH आता है, आसानी से वजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते NaOH का आसानी से वजन? NaOH की पैलेट्स निकालोगे आप किसी भी पेपर में या किसी भी बर्तन में रखोगे वजन करने के लिए, तो जो NaOH होता है ना, हवा से मॉइस्चर को सोख लेता है, वो तुरंत गीला गीला होने लगता है। अब गीला गीला होने लगेगा तो वजन करोगे तो जो आधा लिक्विड तो आपके बर्तन में चिपक जाएगा पानी में डालने से पहले। तो आप जितना डालना चाह रहे थे, क्या उतना अमाउंट गया आपके सॉल्यूशन में? नहीं गया ना, तो सांद्रता कम आएगी। फिर सांद्रता कम आएगी तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कभी बना के नहीं रख सकते कि मुझे चलो 4 दिन बाद लैब करनी है, बच्चों की करवानी, तो आज बना के रख देता हूं, आज खाली नहीं। एट अ टाइम बनाना पड़ेगा, और बनाते समय भी मुझे, अगर मैं एक सांद्रता का बना रहा हूं तो मुझसे गलती हो सकती है, गलती हो जाएगी कि बनाई, तो मुझे इससे पहले NaOH को इधर टाइट्रेट करने से पहले NaOH को किसी और से टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, जिससे मुझे NaOH की सांद्रता पता लगे, जिससे मुझे NaOH की सांद्रता पता लगे, फिर ये वाली टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। 2 बार करनी पड़ जाती है, डबल टाइट्रेशन कहते हैं इसे। ये आपके प्रैक्टिकल्स में होता है अगर आप स्कूल जाते हो, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी, ठीक है, नंबर 1 प्राइमरी टाइट्रेंट, इन्हीं को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसे आज बनाओगे तो 1 महीने बाद भी इसकी मोलरता वही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन, दो सब्सटेंस which can be weighed, और आप हिंदी में लिख सकते हो कि ऐसे सब्सटेंस जिनका वजन सही तरीके से किया जा सके। दो सब्सटेंस which weight can be calculated accurately। अरे ऐसे सब्सटेंस जिनका वजन पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनका वजन सही मात्रा में किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल KCl solution, KMnO4 solution, इन सबका आप ऑक्सैलिक एसिड, इनकी सांद्रता समय के साथ चेंज नहीं होती है। कंसंट्रेशन do not change in time, समय के साथ चेंज नहीं होती है। जो क्या कह रहे हैं?
नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट। एक और लिखवाना था आपको, मोड सॉल्ट, इसका फॉर्मूला देखा, मोड सॉल्ट, तो फॉर्मूला याद रखना, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट कितने हुए, हाँ 6H2, कितने हैं 6H2, ये मोड सॉल्ट, मोड सॉल्ट। अरे सॉरी, सॉल्ट का नाम दे दिया मोड सॉल्ट, अब कुछ और लिख लो, फेरस अमोनियम सल्फेट, काम इससे क्या, आप दो सॉल्यूशन को मिलाओ, FeSO4 लो और अमोनियम सल्फेट लो, ठीक है, और दोनों सॉल्यूशन को मिला दो, उसमें से पानी उड़ा दो, दूसरा सुबह बचेगा, ये बचेगा। अब इसी में लिखना है प्राइमरी के अंदर, तो प्राइमरी लिखा है, सेकेंडरी कहां लिखा है, अभी तो बेसिक करवा रहा हूं आपको, अभी तो टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं करिए, कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करिए, अभी सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूं कि क्या चीज क्या कैसे होती है, ये सब स्कूल जा रहे होते तो आपको ये सब बताना भी नहीं पड़ता है, ये रिडॉक्स का ही पार्ट है यार, खत्म पे नहीं चल रहा, मेन एकदम अब अच्छे से कैलकुलेशन आई है, अब इसमें टाइम लग गया, मुझे लगता है कल क्लास कल खत्म हो जाएगा, संडे को क्लास लगी हुई है, देखो अब दूसरा था इसमें सेकेंडरी टाइट्रेंट, क्या था सेकेंडरी टाइट्रेंट, सेकेंडरी टाइट्रेंट। एसिड इन टाइट्रेटों में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने NaOH की पेपर में लिया, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो गीला गीला हो जाता है, नमी नमी सा, तो वो डल नहीं पाता, पेपर में चिपका रह जाता है कुछ ना कुछ, तो हमारा NaOH कम गया सॉल्यूशन में, तो मैं 1 सांद्रता की बना रहा हूँ, बनेगा 0.9 का, 0.8 का बनेगा, ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो इन्हें कहते हैं हम लोग सेकेंडरी टाइट्रेंट, जिनका वजन आसानी से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही है, और तो अब इनका वजन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्यों, बिकॉज या फिर आप लिख सकते हो ड्यू टू मॉइस्चर के कारण या फिर इंप्योरिटी आ जाती है उनके कारण, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बना के भी नहीं रख सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम बना के भी पता चले क्यूएच बना रहा हूं 0.9 सांद्रता का है, रखे रखे और पानी उसने सोख लिया है, तो पता चले वो 0.8 का रह गया है, और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 1 सांद्रता की, हैं, पता चले आपका रॉकेट पे ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन करोगे तो क्या देखो, तो ये सेकेंडरी टाइट्रेट में आ जाता है, जैसे एग्जांपल में KOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन, नहीं यार जरूरी नहीं है तो छाप से मत डालो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, इसे एसिड बेस से मत रखो। अब मुझे HCl दे दिया गया है, मुझे टाइट्रेशन NaOH से करनी है, तो मैं पहले NaOH को क्या करूंगा, पहले NaOH को प्राइमरी वाले से टाइट्रेशन कर दूंगा, प्राइमरी वाले की कभी भी चेंज नहीं होती, वो बने बनाए टैग में रखे रहते हैं, उसकी वॉल्यूम पता है, उसका कंसंट्रेशन पता है, जिससे मुझे NaOH की असलियत वाली कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी,
जो भी हो 0.9 0.8 जो भी हो, अब मैं कैलकुलेशन करूंगा, इसे कहते हैं हम लोग डबल टाइट्रेशन। इसे क्या कहते हैं? डबल टाइट्रेशन। अब ये भी तो नापा है, एक सेकंड में कम हो जाएगी क्या? एक टाइट्रेशन कर रहा हूं, मैंने नापा, कैलकुलेशन करी, दूसरी पीरियड लगाई, उसमें कैलकुलेशन करने लग गया, दूसरी फिर से टाइट्रेशन करने लग गया। ओके, टाइट्रेट पता चल गया, टाइट्रेशन पता चल गया। एक पॉइंट रह गया यहाँ पे, है कौन सा? इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट, तुल्यांकी पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट। सबसे पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पढ़ो। जैसे अभी से पहले कैलकुलेशन करी थी, एक मोलरिटी के HCl सॉल्यूशन के लिए जिसका वॉल्यूम 10 ml था, तो कितने NaOH की जरूरत पड़ी थी? 10 ml की जरूरत पड़ी थी और एक सांद्रता वाले की जरूरत पड़ी थी। तो उस तब मैं दोनों को बराबर मात्रा में रिएक्शन कराऊंगा तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, pH 7 आ जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। उसी को क्या कहते हैं? हाँ, कंप्लीट रिएक्शन होने के बाद जो बिंदु आता है, जो भी वैल्यू आती है, जो भी pH आता है, उस बिंदु पे आप pH भी निकालोगे एसिड बेस में, तब मैं कराऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, वहां पे pH भी निकालेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट में और सब कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस पॉइंट। आगे समझ में? पॉइंट at which complete reaction occur। याद रखना ये क्या है? थ्योरेटिकल पॉइंट है। क्या ये? थ्योरेटिकल पॉइंट है। रूल के हिसाब से 10 ml HCl के लिए 10 ml NaOH लगना चाहिए था, लेकिन ये काम कर रहा था कौन? ये काम, ये एक्सपेरिमेंट ये कर रहा था, ठीक है, शर्मा जी तो बात होनी है, पता चले ब्यूरेट करा रहे कल आया लंच में और वहां तो 2 बूंद एक्स्ट्रा गिर गए। तो अब असलियत में एंड पॉइंट चेंज हो गया, असलियत में पॉइंट चेंज हो गया, कैलकुलेशन चेंज हो गई। तो ह्यूमन एरर के कारण या असलियत में जो प्रैक्टिकल पॉइंट हो सकता है किसी और कारण से 10 ml की बजाय वो थोड़ा सा 10.1 यूज हुआ, 10 ml की बजाय वो 9.9 यूज हुआ, हो सकता है चेंज। तो सेम पॉइंट है, बस प्रैक्टिकल, उसे कहते हैं हम लोग एंड पॉइंट। क्या कहते हैं उसे? एंड पॉइंट। क्या कहते हैं? नाम सेम, बस नाम अलग है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल में पॉइंट है। प्रैक्टिकली या फिर एक्सपेरिमेंट द्वारा है, एक्सपेरिमेंटली द पॉइंट ऑब्जर्व, practically experimentally the point at which reaction complete। यहाँ पे अरे ये वही है, बस मैंने लिख दिया है अलग अलग कि थोड़ी बहुत 1% की ह्यूमन एरर तो हो सकती है ना, कि भाई थ्योरेटिकल इतनी आनी चाहिए थी, जरूरी थोड़ी ना कितनी थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी में तो क्या है, कुछ भी नहीं लग रहा, वहां तो मोल कंसेंट बराबर लग रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में होता है एक आध बूंद दीवार में चिपक जाती है बीकर के, तो भी तो असर डालेगी ना। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, किसका? अगर का मतलब होना, अगर का मतलब होना, ठीक है, रिएक्शन अगर। हाँ, कंप्लीट रिएक्शन जिस पॉइंट पे हो जाएगी उसे कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंस पॉइंट। आप हिंदी में लिख सकते हो, जहां पर कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी उसे कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, बस और कुछ नहीं। तो अब मैं कह सकता हूं कि एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे M1 V1 M2 V2। इक्विवेलेंट बिंदु पे हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला M1 V1 M2 V2। तो गरिमा सर क्या है, रोज क्या फर्क पड़ता है? नहीं आ रहा समझ में क्या चल रहा है? आ रहा नहीं आ रहा ऐसा बोल रही है, अगर नहीं आ रहा तो पूछने में क्यों शर्मा रहे भाई?
जब मैं पूछूंगी आ रहा है कि बच्चे से ये दोनों पॉइंट समझ में नहीं आए हैं? नहीं आए ना, तो हम पूछो यार, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि पूछो, पहले तो मैं पढ़ रहा जरूरी तो नहीं, बाद में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने करा था, इसी को लेते हैं 10 ml HCl है, ठीक है, और सांद्रता कितनी है 1 मोलारिटी, NaOH से रिएक्शन करनी है, तो मोल कांसेप्ट के हिसाब से NaOH एक सांद्रता के लिए 10 ml चाहिए होता है, ये मोल कांसेप्ट के रूल के हिसाब से। बाय फार्मूला जैसे मैंने कह दिया इक्विवेलेंस पॉइंट, जहां पे रिएक्शन खत्म हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, उसे कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट। आप क्या करते हो, या तो कंप्लीट रिएक्शन होना है, कंप्लीट रिएक्शन होना, जहां पे कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी उसे कहेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट, किसी बिंदु पे तो होगी ना। ओके, अब वो तो सिर्फ रही थी थ्योरेटिकल की बात, प्रैक्टिकली क्या होता है, थोड़े बहुत एक आध बूंद दो बूंद दीवार में लग जाती है, अगर मैं बीकर लगा रहा हूं तो दीवार में चिपकती भी तो जाएगी, वो तो रिएक्शन में नहीं गई, वो तो साइड में लगी हुई है अभी भी, तो कुछ पॉइंटों का अंतर आ जाता है, भले वो 1% का एरर आए, 2% का एरर आए, 3% कुछ भी एरर आएगा कि नहीं आएगा, तो बिंदु चेंज होगा, ठीक है। तो पहले जो सपोज कीजिए, मान लीजिए इसकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, तो बिंदु कहां पे आएगा, pH 7 पे आएगा, pH 7 पे आएगा, और अगर अब क्या है, थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, अब आपका pH कितने पे बिंदु आएगा, 6.99 पे आ जाए या 7.1 पे आ जाए, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, दोनों चीज सेम है, बस ये थ्योरेटिकल को कहते हैं, ये प्रैक्टिकल काम को एंड पॉइंट कहते हैं। आपको रिएक्शन में दोनों पॉइंट देखने को मिलेगा, तो आप क्वेश्चन करोगे कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब जो भी मिल जाए समझ जाना कि रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस पॉइंट पे। अब ठीक है, pH 7 है, हां pH 7 है, हाँ बिल्कुल यार, इनकी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड बेस की, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर दोनों बराबर मात्रा में लूं, एक दूसरे के पूर्ण बराबर मात्रा में लूं, तो pH 7 ही आएगा रिएक्शन के बाद, और अगर एक कम हो गया एक ज्यादा हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग pH चेंज हो जाएगा, अगर HCl ज्यादा है तो pH अभी भी 7 से नीचे रहेगा, NaOH ज्यादा हो गया तो pH 7 से ऊपर चला जाएगा, है ना, यही होता है। वो वाला पॉइंट तो है यहाँ पर रिएक्शन पूरी ना हो, हैं रिएक्शन बच्चे, वो तो क्वेश्चन एसिड बेस का पार्ट है ना, हमारा तो अभी नहीं कर रहे ना, अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन के इर्द गिर्द जो जो बातें आती हैं, जो पॉइंट आते हैं, मैं आपको वो समझा रहा हूँ टाइट्रेशन के इर्द गिर्द कि टाइट्रेट क्या होता है, ठीक है, और स्टैंड सॉल्यूशन क्या होता है, प्राइमरी सॉल्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, करें। अब आ जाते हैं टाइप 2, कौन सी टाइट्रेशन, कौन सी टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में कुछ नहीं होता, तो हो गया, क्या होगा गरिमा, काय बत्ती आ रही हो, हाँ हमारे तो कान बज रहे हैं और उनकी भी कान बज रहे थे, मैंने बोला बच्चा नहीं बोल रहे थे, कोई बतियाना कहते हैं, अच्छा बतियाना मींस बातें क्यों कर रही हो, चाहे कुछ भी बोल रही हो, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बातें बोल सकते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में कुछ नहीं है, उसमें एसिड बेस यूज कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट, बस ये बीकर है हमारे पास, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एनालाइट, क्या कहते हैं इसे, एनालाइट, और या फिर टाइट्रेट, ऐसे टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट, और यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, मान लीजिए हम लोगों ने क्या डाल दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, रिड्यूसिंग एजेंट, बस रिडॉक्स टाइट्रेशन हो गई। और इंडिकेटर इसमें भी डालेंगे, जब कलर चेंज हो जाए तो समझ लेना भाई रिएक्शन हो चुकी है, ओके। करें क्वेश्चन, चलिए हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, कुछ लॉ तो लिख लो, लॉज ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांकी का लॉ, तुल्यांकियों के कुछ लॉ होते हैं, जिसे समझ नहीं आएगा वो हिंदी में भी पूछ लेगा, फालतू की बातें बकवास की कोई दिक्कत नहीं थी मुझे इसमें,
लेकिन यहाँ से अब तक जिसे समझ में नहीं आएगा वो 10 बार पूछेगा सर, चाहे हिंदी में पूछना हो चाहे इंग्लिश में पूछना। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, जैसे मोल्स में कहते हैं हम लोग, एक मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो मोल का फायदा ये था कि हमें मोल का नुकसान ये था कि हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ रहा था रिएक्शन। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंपल, मोल का यूज ही नहीं करना, हम लिखेंगे 1 इक्विवेलेंट, है ना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, किसी पदार्थ का एक इक्विवेलेंट किसी दूसरे पदार्थ से एक ही इक्विवेलेंट में रिएक्शन करता है। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट react with 1 equivalent of other element। अब बताओ से हिंदी या इंग्लिश में किसी को दिक्कत या समझ में आ गया? एक इक्विवेलेंट से दूसरे बंदे के साथ एक इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है, जैसे एक मोल में बोलते हैं कि एक मोल से एक मोल कर रहा है, तो ऐसे ही इक्विवेलेंट में क्या होता है, एक मोल एक इक्विवेलेंट से एक इक्विवेलेंट में रिएक्शन करेगा। नंबर 2 रिएक्शन देखो, कोई ए बी सी डी बना, इक्विवेलेंस में मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो, हाँ, या तो इक्विवेलेंट लिख लो या तो मिली इक्विवेलेंट लिख लो, बात बराबर है। मिली तो समझते हो ना, तो वॉल्यूम को हम लोग ml में काउंट कर लेते हैं, लीटर में ना लिख के तो मिली में आ जाता है, फिर तो ठीक है। 1 मिली, या आप सिंपल लिखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए के जितने भी इक्विवेलेंट आए, 4 है 5 है 10 है 50 है, कोई मतलब नहीं, मिली लिख लो या नॉर्मल भी इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ सी इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ डी। बस ये फायदा होता है, हमें बैलेंस ही नहीं करना मोल कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब मेरी इसमें जैसे मोल में करते हैं सीधा इसकी चीजें दी हुई है, मिली इक्विवेलेंट निकालो और उसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट निकालो और उसके बराबर आएगा। नंबर 3, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगर जैसे किसी की मोलारिटी दी हुई है, आपको क्या दी है, मोलारिटी दी है, 1 मोलारिटी है, वॉल्यूम दिया है 500 ml, तो आप मोल्स कैसे निकालते थे, मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते थे, याद आया मोल्स निकालने के लिए? तो यहाँ से ये ml में है, अगर इसे मैंने ml में मल्टीप्लाई कर दिया तो मिली मोल्स आएंगे, 500 into a 500 मिली मोल्स, 500 मिली मोल, राइट? क्या आएंगे, 500 मिली मोल आएंगे। सबको याद आ गया पुरानी बात, पक्का? अगर मैं इसे लीटर में लिख लेता तो वो मोल्स में आता, मिलीलीटर में है तो ये मिली मोल्स में है। ओके, यानी मोलारिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा तो मोल्स आ गया। मोल्स के ठीक बराबर या इक्विवेलेंट वाला कांसेप्ट चल रहा है, बस बैलेंसिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो मिली इक्विवेलेंट होता है वो नॉर्मलता को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, ml में, ये मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मलता को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। ओके, अब देखो नॉर्मलता क्या होती है, मोलारिटी, नॉर्मलता क्या होती है, मोलारिटी को अगर बैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो यही बन जाता है नॉर्मलता। तो ये वाला फॉर्मूला भी वैलिड है, तो मिली इक्विवेलेंट का ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, अब बताओ मोलारिटी क्या होता है, मोल्स बटे वॉल्यूम, मोलारिटी मोल्स बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम पहले ही है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो मैं मिली इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला लिख सकता हूं, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। कब कौन सा जरूरत पड़ जाए, तो 3 फॉर्मूले आपके सामने हैं, देख लो समझ लो फिर मुझे बताओ। चैट में
अरे चैट में देख लो ना वो हिमांशु मोहित वगैरह बात नहीं कुछ आंसर दे दो हैं रिकॉर्डिंग ऑन है N1 V1 जैसे M1 V1 होता है जैसे मोल्स होते हैं मोलैरिटी है तो मोल्स निकालने होते हैं मोलैरिटी का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बटे वॉल्यूम तो मोल क्या आ गया मोलैरिटी तो वॉल्यूम ऐसे नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम तो इक्विवेलेंट क्या होगा नॉर्मलिटी तो वॉल्यूम ये इक्विवेलेंट ही तो है मिली का मतलब जस्ट ये कि जो वॉल्यूम है मैंने ml में ले लिया अगर वॉल्यूम 1 लीटर में लेता तो वो इक्विवेलेंट बन जाता मिली की वजह ठीक करें स्टार्ट क्वेश्चन अब रब कर दे से करते टाइट्रेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें वेरी 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 जितनी बार लिखना चाहो लिख लो ठीक है जितनी बार लिखना चाहो उतनी बार एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछा होगा प्रीवियस ईयर यही दिलबली में बताया जाएगा बिल्कुल बताया जाएगा Mn+7 स्टेटमेंट एग्जांपल KMnO4 एग्जांपल KMnO4 Mn+7 में इतना तो पता ही है कि KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा खुद का रिडक्शन कराएगा हम लोगों ने रिडॉक्स में बैलेंस करा था KMnO4 भी बैलेंस करा था अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन को बहुत सारी रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो एसिडिक मीडियम में वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था और बेसिक मीडियम में अलग आ रहा था तब KMnO4 कुछ भी दिया हो और आपसे बोल दे एसिडिक मीडियम कैसे कलर का होता है ये पर्पल बढ़िया सा पर्पल इंटेंस होता है ठीक है जैसे जामुन तब गिरते हैं जमीन में तो दाग बनते हैं ना पर्पल एकदम वैसे हाँ बैगन जैसे ठीक है पर्पल अगर मीडियम एसिडिक कर दिया जाए कैसा मीडियम है ये एसिडिक मीडियम कर दिया जाए रिएक्शन होगी जिसमें H+ हम जोड़ रहे थे एसिडिक मीडियम में ये हमेशा टूटता है किसमें Mn+2 में रट्टा मार लेना है इसे तो आपका आंसर पता है हां आपका ही होगा हां तो हाँ सर Mn+2 में हो जाएगा ओके और अगर मैंने कंडीशन रख दी न्यूट्रल या फिर हल्का बेसिक ठीक है न्यूट्रल या फिर हल्का बेसिक Mn+4 क्या बनेगा Mn+4 और अगर मैंने कंडीशन रख दी हाईली बेसिक क्या रख दी हाईली बेसिक Mn+6 ऑक्सीजन लगे होंगे इसके साथ मैं बस मेन ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूं क्या बनेगा Mn+6 ये पर्पल कलर का था तो ये हो जाएगा लाइट पिंक कैसा हो जाएगा लाइट पिंक ये हो जाएगा ग्रीन कलर का कैसा हो जाएगा ग्रीन कलर का और ये हो जाएगा हमारे पास डार्क ब्राउन कैसा हो जाएगा डार्क ब्राउन स्लैश ब्लैक टाइप हल्का ब्लैक देखिए इसे रट्टा मार लेना बार बार बोल रहा हूं एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमने क्योंकि होगा पता मैं क्यों बता रहा अभी अपनी शीट देखोगे तो आपको बोलेगा कि KMnO4 का सुन लो यार KMnO4 की रिएक्शन करा हुई है ऑक्सैलिक एसिड से ये कंडीशन दे देगा क्या कंडीशन दे देगा एसिडिक मीडियम और आपको कुछ नहीं देगा तो आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 किस मीडियम में किस में टूटता है ठीक है आपको बैलेंस नहीं करना है बस आपको पता तो होना चाहिए इक्विवेलेंट के लिए हाँ फिर से बता देता हूं बच्चे कोई भी एग्जांपल ऐसे Mn+7 जैसे KMnO4 ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो किसमें चेंज होता है
Mn+2 Mn+2 का कोई एग्जांपल MnO Mn2 प्लस का कोई एग्जांपल MnO। अगर न्यूट्रल हो या बेसिक मीडियम हो, हल्का बेसिक जैसे pH 7 pH 8 है ना, न्यूट्रल के pH 7 के आसपास है, तो जो इसमें चेंज होगा ये Mn4 में। Mn4 का एग्जांपल MnO2, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन प्रैक्टिस करी थी, सबसे बताना नहीं करी तो वहां पे वो चेंज हो रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। ये अकेले चेंज नहीं होगा यार, अभी इसके साथ रिएक्शन करवाऊंगा। मैंने टाइट्रेट जब डाला था तो दो चीज डाली थी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो किसको रिड्यूस करेगा, दूसरा पार्टनर भी तो डालूंगा ना, अभी पार्टनर डालूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है करना है, पार्टनर डालूंगा अभी। अरे यार बिल्कुल लिखेंगे, 10 बार बोल चुका हूँ, सिर्फ मेन चीज पे काम कर रहा हूँ, फिर से कोई रीजन देना नहीं है आपको। एग्जांपल साथ में देख रहा हूँ Mn42 और यहाँ पे MnO4+2 करके यहाँ पे सर चार्ज आया था, और भी बना सकते हैं हम लोग। Mn2 कर लो, 2 2 4 -4 और +2 6, ठीक है। तो आपको ऑक्सीजन से लेना ही देना नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलो करे क्वेश्चन, इसी पे स्टार्ट करते हैं। बहुत कुछ है टाइट्रेशन में, इसी में क्या है। एक और पॉइंट नंबर 1 याद आ गया। पॉइंट नंबर 1 ये AI-EEE में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। होता क्या ये K2Cr2O7 K2Cr2O7 इसे क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस कलर का होता है, पता तो होगा किस कलर का होता है, कुछ ऑरेंज सा होता है क्या, क्यों यार। ये तो डाइक्रोमेट लैब में गए हो कभी खुद आप में से कोई भी, तो डाइक्रोमेट भी देखा क्या, ऑरेंज रेड होता है। या तो ये दे दे K2Cr2O7 या K2 हटा के ये भी लगा सकता है। ये मत करो सबने ये नहीं लिखवाया, थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन, जब इसे जैसे इसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो ये चेंज हो जाता है किसमें, CrO4 नेगेटिव, इसमें CrO नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ Cr का, प्लस है, यहाँ पे भी किसमें कलर में है, किस कलर में है, प्लस है, प्लस है में यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है येलो में, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ K2Cr2O4 कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये कलर चेंज हो गया येलो में, इसे कहते हैं पोटेशियम क्रोमेट, ओके, पोटेशियम क्रोमेट। तो हाँ, इसका मेन क्वेश्चन है क्या, मतलब इन्होंने ये पूछा था AI-EEE में कि ये जो कंपाउंड है अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊं तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए। तो आपको याद रखना है कि अगर इसे मैं बेसिक मीडियम में कर दूं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मैं बहुत हाईली एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर दूं तो ये हमेशा इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, इस फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये पूछा था उन्होंने, इसे देखे ये पूछा था कि ये एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, कौन सा हुआ शायद AI-EEE में आया था 2003 या 2006 के आसपास। अब तुम देखोगे यहाँ पे टाइम पास करोगे, शीट में मिल जाएगा रेफरेंस की, डोंट वरी। हाँ बच्चे, एसिड में ये इधर चेंज होने की कोशिश करेगा, बेस में ये इधर चेंज होने की कोशिश करेगा, डाइक्रोमेट से क्रोमेट बनने की कोशिश करेगा। तो इसलिए आपको जितने भी रिएक्शन में लिखना डाइक्रोमेट को हमेशा इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, प्लस में चार्ज नहीं होता, लेकिन
एसिडिक मीडियम में हमेशा रिएक्शन कराते हैं ताकि ये इसमें ना बदले। मत देखो क्या रखा है, हम तो बेवकूफ है तो हम भी लिखवा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम ज्यादा पढ़ने से लगा हम बुद्धि प्रयोग रहा है ज्यादा है जब पढ़ लेते हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। सही है दिनेश से लिख दिया था वहां बती आ रहा है, उसने नहीं लिखा है दिनेश, देख अभी भी लिख रहा है वो, और वो भी रेडी है बातें करने के लिए, उसने लिख लिया इसलिए वो बातें कर रहा है तुझसे। पहले अपना काम करा करो फिर बाद में सुना करो दूसरे की, यहाँ बता मैं खाली हूँ। कराया जाए क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे आपका पहला तड़कता क्वेश्चन, क्वेश्चन लंबा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना क्योंकि इसमें क्वेश्चन सारे लंबे ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन सारे ही आपको इसमें लंबे मिलेंगे। क्वेश्चन 1 टाइट्रेशन का ही है, अभी मैं हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगा इसका, दोनों बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिली, calculate the number of milli equivalent, calculate the number of milli equivalents, ठीक है, of Cr2O7 2 negative ions in acidic medium, when, अब इस लाइन को देखो, when 100 ml of 0.01 मोलैरिटी है Cr2O7 2 negative is reduced to Cr3 plus। अब पढ़ो फिर मुझे बताओ। आपको मिली इक्विवेलेंट निकालना है, राइट, मिली इक्विवेलेंट निकालना है आपको, और हो क्या रहा है रिएक्शन में, इन्होंने 100 ml इतनी मोलरिटी का ये सॉल्यूशन लिया है, उसे रिडक्शन कराया, क्या कराया, रिडक्शन कराया, किसी के साथ ज्यादा होगा हमें मतलब नहीं है, रिडक्शन करा के उसने बोला कि ये बना दिया गया, ये बना दिया गया, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, देखो क्या ये यहाँ पे किस फॉर्म में +6 में, हमें पता है ये खुद ही कह रहा है, हमें दिमाग ही नहीं लगा रहा, खुद क्या कह रहा है, मैं क्या करो रहा है, रिडक्शन, क्या करो रहा है, रिडक्शन, +6 से +3 में जा रहा है, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना हुआ, +6 से +3 में जाएगा तो बैलेंसिंग फैक्टर हुआ 3, तो और दूसरा 2 है हमारे पास, तो फिर 6। कार्तिक है पक्का, ठीक है, +6 से +3 में जा रहा है तो 3 का चेंज कितने में चेंज हो रहा है, 2 में चेंज हो रहा है, तो 6, हमें कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी, ये फायदा है। अब मोल कंसेप्ट से करते हैं, तो पहले इसे बैलेंस करते हैं, पहले दूसरा पार्टनर भी चाहिए कि किसके साथ रिएक्शन हुई है, तभी तो आप मोल से रिलेशन लगाते हैं कि इससे मोल से उतने बने, उससे मोल से उतने बने, हमें मतलब ही नहीं कि भाई इससे ये बना, इसकी कंसंट्रेशन या सब चीजें क्या दी है, इन्होंने दिया है 100 ml और 0.01 सांद्रता, उसे क्या निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7, ये इंफॉर्मेशन दी है बस, इससे तो मैं वो निकाल सकता हूँ, याद है आपको, वॉल्यूम और मोलैरिटी, तो मोल से निकाल सकता हूँ क्या, क्यों कर दिए, 3 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, वॉल्यूम को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मोल्स आ जाएंगे, और मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, मोल्स इनटू
वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अगर आप इससे में नहीं पहुंचे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल का को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नॉर्मल का फॉर्मूला था हमारे पास मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और वॉल्यूम, हमें पता है ये चीज, ठीक है। अब देखो, अब ये मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी मोल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम इनटू ये और फिर से वॉल्यूम, निकाल सकता हूं मैं। एंड में क्या बचा, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, एंड में भी वही है। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले को तो आपको तीन लिखवाना, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कन्वर्ट ना करना पड़े। तो फॉर्मूला में लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स कितने, 100, अब ये 100 ml में है तो ये मोल्स की बजाय मिली मोल्स आएंगे, मिली मोल्स आएंगे तो ये भी क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट, यानी कि 100, ठीक है। मोलैरिटी हमारे पास है 100, और इस फॉर्मूले में भी कर सकते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है मोल्स कन्वर्ट करना में। ये फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी कितनी है 0.01, वैलेंसी फैक्टर कितना है 6, वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना आंसर आया 6 मिली इक्विवेलेंट, 6 मिली इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आया, देख लो एक बार। अगर इक्विवेलेंट में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। अगर इसे इक्विवेलेंट में कर दे तो इक्विवेलेंट का 10 into 10 की पावर -3 इक्विवेलेंट मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है कार्तिक है। सीख लो इक्विवेलेंट कांसेप्ट, तब आयनिक लिक्विड आपको पढ़ाऊंगा तब भी काम आएगा। मोल कांसेप्ट के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। आंसर मिलता है तो उसमें भी करना पड़ेगा ज्यादा। और आपको अगर ध्यान दिया होगा एक मोल कांसेप्ट में ट्रिक आई थी बिना बैलेंस वाली, वो यही थी, वो मोल इक्विवेलेंस का कांसेप्ट ही था। पहले यार वो ट्रेडिशनल मेथड है, तब सब हथियार फेल हो जाए तो मोल कांसेप्ट काम आएगा कि भाई एक मोल से ये रूल चेंज नहीं होगा, तो ये सब नहीं याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। करें आगे क्वेश्चन। अरे बड़ी फुर्ती में निकाल रहे क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके, आंसर आया तो आप दिखा देते उसका आंसर आया था 20 ml ऑफ FeSO4 सॉल्यूशन, इतना ml है, FeSO4 का कोई सॉल्यूशन है। ट्रीटेड का मतलब होता है रिएक्शन करवाना, ट्रीटेड का मतलब होता है रिएक्शन करवाना, ठीक है। ट्रीटेड विद 0.02 मोलैरिटी, कितने मोलैरिटी के, एसिडिफाइड solution of KMnO4, solution of KMnO4 having volume 20.3 ml was reduced to reach endpoint. Find the molarity of FeSO4
देखो लिखना बंद कर दो, नहीं लिखना बंद कर दो, अब सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, तो मैं सॉल्यूशन करा दूं तो साथ में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, 20 ml FeSO4 है, 20 ml FeSO4 का सॉल्यूशन है जिसे इन्होंने रिएक्शन कराया किससे, KMnO4 के सॉल्यूशन से। KMnO4 में लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी है एसिडिफाइड, मतलब उसमें एसिड भी डाला हुआ, ठीक है। KMnO4 एसिडिफाइड सॉल्यूशन डाला हुआ है हमने, और कितने को रिडक्शन करा है, इतने ml KMnO4 सॉल्यूशन का रिडक्शन कर दिया, इतने ml KMnO4 का रिडक्शन कर दिया है। और एंड पॉइंट आ चुका है, एंड पॉइंट आने का मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब आपसे निकलवा क्या रहा है, मैंने 0.9 वही मतलब दिया है ना, ठीक है, चलो मैं दिया कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपसे कह रहा है फाइंड FeSO4 की मोलैरिटी निकालनी है, FeSO4 की मोलैरिटी निकालनी। क्लियर है मेरा क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश कार्तिक है, ठीक है। FeSO4 का सॉल्यूशन है, उसे एसिडिफाइड KMnO4 से रिएक्शन करा दी गई है। KMnO4 के बारे में डिटेल दी गई है, क्या क्या डिटेल दी गई है कि इतनी इसकी सांद्रता है, इतना वॉल्यूम यूज हुआ है, आपको क्या निकालना है, सांद्रता निकालनी है FeSO4 की। अब ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने वाले मेथड से आप क्या करते हैं, FeSO4 प्लस KMnO4 रिएक्शन को बैलेंस करते अभी तो KMnO4 से निकालते, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करके देखो, अभी बता दो कितना आसान है, रिएक्शन को बैलेंस करते हो, लगाते M1V1 M2 V2, ये इन्होंने 20 ml दिया है, M1 निकालना, ये 20 ml दिया है, M2 का देखो 0.02 और वॉल्यूम दिया है 24.3, रिएक्शन आसान है। लेकिन द थिंग इज एक दिक्कत है, क्योंकि इसके आगे n का मल्टीप्लिकेशन भी तो करेगा, कितने मोल लगे, कितने मोल लगे भी तो करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे चाहिए रिएक्शन को बैलेंस। तो अब हमें रिएक्शन बैलेंस नहीं करना, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हमें रिएक्शन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं। इन्होंने बोला रिडक्शन हो रहा है, कितना रिडक्शन हो रहा है, KMnO4 का। हमें पता है कि KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो रिड्यूस होकर कितना बदल जाता है, +2, ठीक है। तब इसका रिडक्शन हो रहा है तो Fe का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Fe किस में चेंज हो जाएगा, आगे कोई मतलब नहीं क्या चल, अरे ये 2 में तो ऑक्सीडेशन होती, 3 में तो बदलेगा। इस पॉइंट को समझ में आ गया कार्तिक, हमें कोई मतलब नहीं आगे क्या चल रहा है। अब तब मैंने आपको लॉ याद कराया था, तब मैंने बोला था इसका इक्विवेलेंस इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, याद आया, A = B = C। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी डिटेल निकालनी है मुझे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 = मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ये लाइन सही है, अब दोनों ये लाइन ठीक है। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ये जो भी कंपाउंड था, मिली इक्विवेलेंट तो ये भी कंपाउंड भी लिख सकते हो, ओके। मिली इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, N1V1। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकालने का पता है N2V2, लेकिन नॉर्मलिटी तो उन्होंने दी नहीं है, उन्होंने क्या दी है, मोलरता दी है ना, और इधर क्या निकालनी है, इधर भी मोलरता। चलिए इसे मोलरता में चेंज करते हैं, नॉर्मलिटी को मोलरता में चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, ये लिखते हैं। नॉर्मलिटी को मोलरता में चेंज करने के लिए मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू जो दी है इंफॉर्मेशन, मोलरिटी निकालनी है। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा FeSO4 का, 2 से 3 में चेंज होगा, नाला है 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तब वो लिख रहा हूँ FeSO4, तो आप कैसे बता सकते हो वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है FeSO4 का, 20 ml, 20 ml यूज हो रहा है। इसकी मोलरता 0.02, वैलेंसी फैक्टर 5, यहां से यहां तक कितना चेंज हो रहा है, 5, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहां से यहां तक 1, वैलेंसी फैक्टर 5,
वॉल्यूम 24.3, सब कुछ ml में चल रहा है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी मिली इक्विवेलेंट। अगर ये लीटर में चल रहा होता तो मैं सीधा इक्विवेलेंट लिखता। सॉल्व करके आंसर दे दो जरा जल्दी से मुझे। हाँ क्या होता? Fe2 होता क्या है? नहीं, हाँ Fe2 होता प्लस कुछ और होता। हाँ और इधर खाली Fe है तो रिचार्ज है। हाँ तो पहले से कैसे बच्चे ऐसा होता ही नहीं ना। होता नहीं। अगर एक बंदा चेंज हो रहा है तो दूसरे को कम होना पड़ेगा। वो घर से इलेक्ट्रॉन तो लाएगा नहीं ना। इसे 5 इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो कौन देगा 5 इलेक्ट्रॉन? इधर कैसे बोल रहा हूँ पापा? आप कह रहे हो कि एक बंदा चेंज हो जाए, एक बंदा चेंज ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। एक बंदा चेंज हो रहा है तब दूसरे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तब दोस्ती में धोखा नहीं करोगे तो दूसरा बंदा धोखा नहीं करेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा। ओके है बच्चे, अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो 2 से 3 बनेगा ना। Fe 4 का कंपाउंड बताओ जरा। 3 का कंपाउंड मैं बता देता हूं, आपको नहीं पता तो। ऑक्सीडेशन में Fe3 नहीं जाता है, रिडक्शन जाता है तो 2 और 1 बनता है। 1, 2 और 3 दिखाता है। मेजॉरिटी 95% कंपाउंड जो होते हैं 2 और 3 वाले होते हैं। एक का कम होता है बहुत, फेरिफेरोसाइनाइड करके। ओके अरे यही तो इक्विवेलेंट का फायदा है कि हमें कुछ बैलेंस नहीं करना। आप लोगों ने अलग-अलग कंपाउंड के इक्विवेलेंट निकालना सीख लिया। अब आप चाहो तो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन की शीट को जाके इक्विवेलेंट के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। आगे समझ में? ये सब टाइट्रेशन के अंदर ही चल रहा है आपको, है ना? पॉइंट 1215 सबका यही आ रहा है। 0.12 है मोलैरिटी, 0.12 मोलैरिटी। आगे सबको समझ में? कोई एक बच्चा जिसे समझ में नहीं आया? 1 2 अरे यार 1 2 बोल तो दिया, आगे चले जाओ। अरे यार आप बिल्कुल ही कभी कर दो 9 10 9 10 वाले बच्चे नेक्स्ट तो उसके बाद 5 भी है तो लगा दो। चलो 4 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाएगा, जरा जल्दी से करो। आंसर है 0.125 मोलैरिटी किसकी? FeSO4 सॉल्यूशन की। क्या क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे? अब वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन याद रखना एग्जाम में वो ऐसे भी कर सकता है। तो ये 0.125 है, उसे अप्रोच करके 0.13 बना लेंगे। ऐसे इतना क्लोज आंसर नहीं देता वो कभी, लेकिन एनएटी वाले में याद रखना, न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन में आपको अगर आपका आंसर 0.125 आया तो उसे ऐसे भी लिख दो। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि 2 डिजिट तक आप इसे अप्रोक्स करो, बोलता है ना 2 डिजिट तक अप्रोक्स कर दो, 3 डिजिट तक अप्रोक्स कर दो, 4 डिजिट तक अप्रोक्स कर दो, तब। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? इसी टाइट्रेशन के अंदर ही है ये सब। ऑक्सैलिक एसिड COOH दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं H2C2O4 लिख सकता हूं ऐसे काट के। ये आपके एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएंगे? एसिडिक हाइड्रोजन है तो मैं इसे हटा सकता हूं बाहर, तो मैं इसे क्या लिख दूं? C2O4 2 नेगेटिव प्लस 2H प्लस। क्लियर है मेरी बात? इसे कहते हैं हम लोग, इसे कहेंगे ऑक्सैलिक एसिड और इसे बोलेंगे ऑक्सैलेट आयन।
ऑक्सीडेट आयन समझ में आ गया? ओके, अब ऑक्सैलिक एसिड किसी से रिएक्शन कराता है, यहाँ पर कार्बन की मुझे वैलेंस को बता दो, ऑक्सीडेशन जल्दी से, और ये आंसर हो जाओ मात्र बच्चे। भूल जाता हूँ, रवीना बताओ, और गरिमा दोनों बताओ, आप अपन डिस्कस भी कर सकते हो। देखते हैं, इतना टाइम नहीं है बच्चे, बुक नहीं उठानी, आईआईटीएन सिर्फ पेन सॉल्यूशन लिखने के लिए उठाता है, ठीक है? इसमें क्या देखना है आपको, पेन करने की भी जरूरत नहीं, कैसे? हाँ बोलो बोलो, आंसर बोलो, कंफर्म कर रहे कार्तिक के उससे पेन ले रहा है, अभी सुना नहीं कि आईआईटीएन पेन सिर्फ आंसर लिखने के लिए उठाता है। 3 चलो रेनी, तो रेनी कर दो, रवीना 3 आएगा श्योर? हाँ भाई 3 आएगा, 4 दूनी 8 और 2 6 यानी कि +3, ठीक है? तो अब ऑक्सैलेट आयन का +3 है, तो कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी तक जा सकता है कार्बन। हर कोई देखो होता क्या है, अगर कोई ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम वैलेंसी पे है, जैसे कि Mn+7, तो वो क्या करेगा, अपना रिडक्शन कराएगा, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो वो अपने रिडक्शन कराना चाहेगा, +7 में जाने की कोशिश करेगा, +2 है उसके पास, तो किस ऑक्सीडेशन कराएगा अपना, तो +7 में जाने की कोशिश करेगा। और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +6 है, वो दोनों जा सकता है, रिडक्शन भी करा सकता है प्लस ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऑलरेडी ये मैक्सिमम में है कि नहीं है, आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता, ठीक है? जैसे ये अभी किसमें है, +3 में, +3 में, तो किसमें चेंज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें चेंज हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर अगर मैं यहाँ पे 2 ना लगाऊं, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा, एक कार्बन के लिए कितने में चेंज हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, कितने कार्बन है, वैलेंसी फैक्टर 2, क्लियर है मेरी बात? वैलेंसी फैक्टर को लेके मतलब समझ में आया? तो क्वेश्चन दूंगा ना, नोट करना है, करो जल्दी से। हो गया? क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास किसकी है? मैं नहीं होने दूंगा किसी बायोलॉजी क्लास, मैथ्स वाले बच्चे बेचारे परेशान हैं। अरे 2 मिनट का क्वेश्चन है यार, हो जाएगा। What 4H2O can be oxidized by MnO4, oxidized by KMnO4, इससे ऑक्सीडेशन कराया है हम लोगों ने, इसका कराया, उस वाले कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया है, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। calculate the volume of 0.1 molarity K2 या KMnO4 used, KMnO4 volume
react in acidic solution. लैंग्वेज बड़ी लेंथी है लेकिन कुछ नहीं, समझ जाओगे। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल समझाया जाएगा यार, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ साक्य, क्वेश्चन क्या, फालतू की पहली लाइन जहां तक बर्बाद लाइन। क्या बोला उसने? पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट है, पोटेशियम एसिड ऑक्सलेट है, जो कि इन्होंने क्या करा, फिर रिएक्शन करवाया, इतने KMnO4 से रिएक्शन करवाया, इतने KMnO4 से रिएक्शन करवाया है किसी एसिडिक सॉल्यूशन में विद, जिसमें 5.8 ग्राम ऑक्सलेट आयन है। तो आपको क्या निकालना है, पहले सांद्रता निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है फिर आपको? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 का कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, आप बताओ जल्दी, कैसे निकालोगे? चलो कोशिश करना, समझा देता हूं मैं, ठीक है। ये कंपाउंड है K2Cr2 होता है, ठीक है। K2R2 इतना कंपाउंड है, इस कंपाउंड की इन्होंने कितनी नॉलेज दी हमें? सिर्फ इतनी नॉलेज दी कि इतने ग्राम कंपाउंड लिए, इतने ग्राम कंपाउंड में इतने ऑक्सलेट आयंस हैं, ओके, इतने ऑक्सलेट आयंस है, और बोला है कि KMnO4 से रिएक्शन कराइए एसिडिक मीडियम में, और KMnO4 की मैं आपको सांद्रता दे रहा हूं, तो मुझे वॉल्यूम बता दीजिए कितना KMnO4 यूज होगा रिएक्शन में। कुछ ना कुछ ml तो यूज होगा, 1 ml 2 ml 4 ml 5 ml, तो कितना ml यूज होगा KMnO4? आपसे ये पूछ रहा है बस, और कुछ नहीं। आंसर बताना है तो आंसर बता देता हूं, ताकि घर से ट्राई करना चाहो तो, ठीक है। अगर कैलकुलेटेड है तो वॉल्यूम दे रहा है 160 है ना, 160 है ना, कोई नहीं कर देंगे, चलिए भाई।